चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, कहा कि कैसे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी 7 चरणों में पूरे चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव है, तैयारियां पहले से की जा रही थी लेकिन अब इस पे स्टैंप भी लगा दिया गया है। 10 फरवरी वो दिन है, पहले फेज का जो चुनाव है 10 फरवरी को होगा। साथ ही हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस वक्त वहां पर क्या माहौल है। कैंपेन्स पर एक तरह से कहा जाए तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। 15 जनवरी तक कोई भी रैली पार्टी नहीं कर पाएगी। साथ ही नुक्कड़ सभा चर्चा कुछ भी नहीं, सब पर बैन लगा दिया गया है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पी सेल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, क्या कहेंगी आप? बैन है 15 तारीख तक, कोई भी रैली नहीं हो। सबसे पहले इस पे बिल्कुल, देखिए ये बैन इस वजह से है कि इस समय चुनाव आयोग के सामने इलेक्शन कमीशन के सामने 2 चुनौतियां हैं। हमेशा एक चुनौती ये होती है कि सेफ चुनाव कराए और उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, यानी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, जो कि उनका कर्तव्य है। लेकिन इस बार कोविड के संकट काल के समय ये चुनाव हो रहा है, इसलिए इसके साथ एक और चुनौती ये भी जुड़ गई है कि पूरी तरह से सुरक्षित मतदान कराया जाए, क्योंकि चुनाव होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा भी जरूरी है। तो ये दोनों चुनौतियां साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ काम कर रही हैं। इसलिए आपने देखा कि किस तरह से ये फैसले लिए गए हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाई गई है और इसके साथ ही साथ इसका सीधे तौर पर ये मतलब ये है कि एक जगह एक केंद्र में जो लोग मतदान करेंगे उनकी संख्या पहले से ज़्यादा कम होगी, यानी कि भीड़ को रोकने के लिए ये किया गया है। वहीं आपने देखा 15 तारीख तक, जैसा आप कह रही हैं कि बैन है, 15 को रिव्यू होगा और उसके बीच वर्चुअल प्रचार ही होगा। इस बीच ये आयोग ये तय करेगा कि किस तरह से ये प्रचार हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी वो ये कि रोड शो नहीं होगा, विजय जुलूस उसके बाद नहीं निकलेगा नतीजों के बाद, और इस तरह से तमाम वो चीज़ें जिसमें भीड़ जुटने की संभावना रहती है वो नहीं होगी। इसके अलावा जिस तरह से बताया गया है कि डोर टू डोर जो कैंपेन होगा उसमें 5 लोग ही होंगे। देखिए, प्रजातंत्र है या लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो चुनाव होता है, तो इसमें कई रंग होते हैं, लेकिन इस समय स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा है। तमाम आप अभी सवाल सुन रही थी, इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस बात की चुनाव कैंपेन पर ही ब्रेक लगा दिया गया। माहौल ऐसा है, ओमिक्रॉन का डर है, साथ ही केसेस जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, इसको देख करके ये सब किया गया। लेकिन पार्टियां जो कि दिन रात चुनावी रैलियों में अपने आप को झोंके हुई थी, चाहे सुबह हो या फिर शाम हो, वैसे में 15 तारीख तक उनके लिए काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक बात मैं कहूँगी कि राजनीतिक दलों को इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि आप लगातार सुन रही हैं, आज अखिलेश यादव ने भी ये बात कही, बीजेपी पहले से अपनी वर्चुअल सभाओं के लिए तैयार हो रही थी, कांग्रेस ने भी ये बात कही है, और अपनी पहले से अपना जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने एक तरह से उसका स्वरूप बदला है। तो कहीं ना कहीं जो सियासी दल थे उनको इस बात का आभास था, क्योंकि यहाँ पर जब आयोग की टीम आई थी और उन्होंने जब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की थी तो एक बात तय थी, क्योंकि यहाँ भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस बात को सुशील चंद्रा ने कहा था कि सभी राजनीतिक दल चुनाव चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का संकेत भी दे दिया था कि आगे आने वाले समय में इस तरह के प्रचार पर पाबंदी होगी, और इसीलिए सारे राजनीतिक दल इस ओर से तैयार थे। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त बीजेपी में यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ही हूं। आप यहाँ जो सन्नाटा है मेरे पीछे वो देख सकते हैं। आमतौर पर जब चुनाव की घोषणा होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस बात का अब आभास है कि अब वर्चुअल तरीके से प्रचार होगा। प्रचार का तरीका कहीं ना कहीं सभी सियासी दलों को बदलना पड़ेगा, वो लोगों के हित में है। और अब जैसा कि कहा गया कि इस बार अगर उल्लंघन होगा तो कार्रवाई रिव्यू भी है 15 तारीख को। जी, रिव्यू कमेटी भी रिव्यू करेगी कि केसेस कितने कम हो रहे हैं शिल्पी। उसके बाद शायद अगर केसेस कम जाएं 15 तारीख तक, उसके बाद वापस से रैलियों को शायद अनुमति दी जाए। जी हाँ, देखिए 15 तारीख तक रिव्यू की बात है और तब तक जो इस तरह का प्रचार है, जो रैलियां हैं, उन पर रोक है। और ऐसे में एक समय मिल जाएगा, आप कह सकती हैं, आयोग को कि वो इस बात का रिव्यू कर सके। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हो चुके हैं। और आप देखेंगी कि एक के बाद एक अभी जब प्रतिक्रिया सामने आएगी उसमें सभी लोग, सभी सियासी दल इस बात को कहेंगे भी कि उन्होंने अलग से एक प्लान उनका जो सामने आएगा उसको आप देख सकते हैं।
हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि सरकार समय पर बननी है। तो शिल्पी, ये भी मैं चुनौती आऊंगी है आपके कि किस पास, तरह से आप हमारे लोगों साथ को बने रहिए। हमारे साथ दूसरे संवाददाता मनीष चौरसिया दिल्ली से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, चुनाव किस तरीके से होगा, प्रक्रिया क्या होगी, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तैयारियां किस तरह की गई हैं उसका भी ऐलान किया गया है। क्या लगता है आपको, ओमिक्रॉन भी है, साथ में प्रतिबंध लगाया गया है 15 तारीख तक की किसी भी पार्टी, कोई भी रैली, कोई भी पार्टी नहीं करेगी, नुक्कड़ सभा कुछ नहीं होगा, उसके बाद रिव्यू होगा, फिर बताया जाएगा। देखिए, चुनाव को लेकर जो आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता थी कि कोविड के बीच चुनाव कैसे होंगे, उनका वोट कैसे पड़ेगा और वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इसके पहले देश देख चुका है कि जब पंचायत इलेक्शन हुए थे उसके बाद किस तरह से कोविड का प्रसार हुआ था गांव-गांव तक, जहां उसके पहले पहली लहर में एक भी केस देखने को नहीं मिलता था। कोविड की दूसरी लहर में पंचायत इलेक्शन के बाद एक एक गांव में कई सारे केसेस हो गए थे। ये एक चिंता की बात थी और ये बात कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के जहन में बसी हुई थी। आप देखिए कि 40 मिनट तक इलेक्शन कमीशन ने पीसी करी है। उस 40 मिनट में लगभग 20 मिनट उन्होंने सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल्स की बात की है, कोविड को लेकर कैसे इंतजाम है ईसी के उसकी बात की है, बूथ पर क्या इंतजाम होंगे इसकी बात की है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि कोविड की इलेक्शन बूथ पर जितने भी कर्मचारी मौजूद होंगे उनको बूस्टर डोज देने का प्लान भी किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभा, इन सब पर रोक लगा दी गई है। डिजिटल मोड में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जा चुकी हैं, जैसा कि शिल्पी बता रही थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गांव और देहात के इलाकों में आप डिजिटली कैसे वहां पर पब्लिक को एड्रेस करेंगे, कहीं ना कहीं डर ये भी है कि एक बार फिर से गांव में नियम कानून। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार सुनवाएंगे आपको। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा। और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। सर, लेकिन ऐसा क्यों किया जाए, क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फंड की जरूरत पड़ेगी। मैं ये चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मौका मिले और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। धन्यवाद। समय की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों की घोषणा की, उन्होंने कहा कि हमारे लिए समय होना चाहिए। और हमारे एक संवाददाता ललित हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अभी अभी अखिलेश यादव ने कहा कि समय की कमी है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि 15 तारीख तक बैन है, अब कोई भी नुक्कड़ सभा रैली नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमारे पास अगर नहीं है, विपक्षी पार्टियों के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे रैलियां होंगी। उसके लिए कुछ तो हो, समय बढ़ाया जाए। ललित। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की तो इस बार क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो इस बार पहली बार जो चुनाव आयोग है उसने 15 जनवरी तक तमाम तरह की जो रैलीज है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब 15 तारीख तक कोई भी पार्टी है वो रैली नहीं कर पाएगी। उसके साथ साथ नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी तरह का कोई चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। उसके साथ साथ
15 तारीख के बाद एक बार फिर से चीजों को असेस किया जाएगा और उसके बाद से अगर केसेस में किसी तरह की गिरावट दर्ज की जाती है तो कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है। ललित, लेकिन एक बार जल्दी उसके जल्दी से अलावा मैं अपने अगर हम बात दर्शकों करें को तो चुनाव पूरी तरह तारीखों से का ऐलान जो किया गया है वो भी बता दूं, किस किस तारीख को कैसे कैसे चुनाव किया जाएगा। तो पहले चरण का जो मतदान है वो 10 फरवरी से शुरुआत इसकी होगी। ललित, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं जिस तरह से बता रहा था कि 15 तारीख के बाद अगर जो गिरावट है वो ओमिक्रॉन के केसेस या फिर कोरोना केसेस में हो जाती है तो उसके बाद से कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है। लेकिन तब तक पूरी तरह से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी रैलीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और खास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जो चुनाव है वो एक ही चरण में होगा और वो दूसरे फेज में होगा। और पंजाब में जो चुनाव है वो 14 फरवरी को होगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको 2017 विधानसभा चुनाव के कुछ आंकड़े दूं तो 2017 में जो कांग्रेस पार्टी है उसने 77 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीती थी। ललित, लेकिन इस बार के चुनाव की अगर बात करें, ललित, इस बार के चुनाव की अगर बात करें, ताबड़तोड़ पंजाब में रैलियां हुई हैं, तमाम तरह की चीजें भी हमने देखी। पाकिस्तान से जिस तरीके से पिछले साल ड्रोन का अटैक रहा सीमावर्ती इलाकों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब के आसपास का इलाका रहा हो, अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला रहा। तो ऐसे में सुरक्षा से कैसे निपटा जाए? सुरक्षा, कोविड और सुरक्षा दोनों ही। जी, निश्चित तौर से, क्योंकि इस बार का जो पंजाब का चुनाव है बहुत कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खास तौर पे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर दौरे पर आए थे और जिसके बाद से वहां पर सुरक्षा चूक के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से तमाम जो चीजें हैं वो बहुत मुश्किल हो गई है। फिलहाल अगर हम तमाम सियासी पार्टियों की बात करें, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो भाजपा है उसका गठबंधन अकाली दल के साथ है, लेकिन जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल है वो भाजपा से उसने किनारा किया था, लगभग 24 साल का जो गठबंधन है उसको तोड़ा था। तो इसके बाद अब पंजाब में जो सियासी जो नए समीकरण है वो अलग बन गए हैं। इस बार जो अकाली दल है वो बसपा जो हमारे साथ दूसरे संवाददाता भी लखनऊ से शिल्पी भी बनी हुई है, साथ ही दिल्ली से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। शिल्पी, आप खुद वहां बीजेपी के ऑफिस में मौजूद हैं। वहां जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद कुछ हलचल देखने को मिली आपको। साथ ही एक जो बड़ी खबर है वो ये भी कि इस बार 20 लाख से ज्यादा वो नए युवा होंगे, नए युवा जो पहली बार मतदान कर रहे होंगे। कितनी खुशी होगी उनके अंदर, लेकिन कोविड का ये जो ग्रहण है उनकी खुशी पर शायद थोड़ा सा ग्रहण लगा है। बिल्कुल, देखिए, जो नया मतदाता होता है, सबसे पहली बार वोट करता है, उसको खुशी होती है और उसको वोट कराने के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी कोशिश करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। चुनाव आयोग का भी आपने पिछले समय में लगातार देखा कि इसका कैंपेन चला है। लेकिन इस बार एक संकट काल है, चुनौती है कोविड को लेकर के, और इसीलिए ये खुशी, इस खुशी पर वो थोड़ा सा भारी है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का उत्सव है और वोट डालना अपने आप में एक पार्टिसिपेशन है कि सरकार हम बनाएंगे, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि उसमें उनमें खुशी होगी। दूसरी बात इस बात को लेकर के है कि संख्या लगातार बढ़ी है उत्तर प्रदेश में वोटर्स की, और 5 तारीख को जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है उसके बाद देखा गया है कि इस बार महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा, सहूलियतें उनको दी जाएंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चुनौती अपने आप में ही होती है और 7 फेज़ में है। और जिस तरह से अभी कोविड के प्रोटोकॉल की बात हो रही थी, क्योंकि मनीष हमारे साथी संवाददाता ने भी ये लगातार कहा कि उसकी बात आयोग ने ज़्यादा की, तो इतना तय है कि जिस तरह से कई बार उल्लंघन होता है, क्योंकि यूपी के चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं प्रचार के लिए, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, एक नेता अगर कहीं जाता है तो भी वो गाड़ियों के काफिले के साथ जाता है और उसके साथ ही उसके समर्थक भी जाते हैं। प्रचार जो घर घर होता है उसमें भी ज़्यादा संख्या लोगों की होती है। लेकिन अब इस सब पर
प्रतिबंध पाबंदी लगेगी, क्योंकि 15 तारीख को रिव्यू होगा, तो अभी ये सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी 5 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दी गई। अपने आप में जितनी नई बात ठीक है शिल्पी, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मनीष, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को आपने सुना, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया अभी आई, उन्होंने कहा समय बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जो भी कहा है उस पर उन्होंने कहा कि समय बढ़ा दीजिए। देखिए कोरोना है, ओमिक्रॉन है, खतरा है, हम सब जानते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की कि कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो तभी तो चुनावी जो रैलियां हैं जो आपने बंद की वो आगे हो, चाहे वो डिजिटली हो या फिर जो कैंपेन्स हो उसको वर्चुअली किया जाए। संसाधन की बात कर रहे थे जी। देखिए जो बात हम कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में कोविड ना पहुंचे, उसी बात को अखिलेश ने आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने चुनावी एंगल से बात की है, राजनीतिक एंगल से बात की है। हम फिर से उसी बात की करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना गांव में देहात में बात ठीक है, और व्यवस्था ना होने से कई बार अव्यवस्थाएं जन्म ले लेती हैं। नतीजा ये होता है कि गांव देहात में जो छोटे छोटे नेता हैं वो जाते हैं और एक जगह पर कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब जिस भीड़ से आप बचाने की कोशिश लोगों को कर रहे थे, वो भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा हो जाती है। इससे कैसे बचा जाएगा, इस पर कोई भी चेक लगाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि अब आम जनता शिकायत कर सकती है। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, अगर कहीं भी रूल्स का वायलेशन हो रहा है तो वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी शिकायतों पर कितनी कार्रवाई होती है देखने वाली बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जिस तरह से चुनाव हुए थे उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आप रैलीज को रोक सकते थे, जो कि कोविड को लगातार बढ़ा रही थी। इलेक्शन कमीशन की भूमिका किस तरह की रहती है अपनी ही नियम को बनाए गए पालन कराने में और फिर कार्रवाई करने में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चिंता अभी भी वही बनी हुई है कि डिजिटल मोड में इलेक्शन तो चला गया है, राजनीतिक पार्टियां चली गई हैं, लेकिन वोटर डिजिटल मोड में कैसे वह पहुंचेगा और कैसे वो डिजिटली चीजों को समझने की कोशिश करेगा। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मोड में चुनाव की प्रक्रिया तो चली गई है। क्या लोगों का जो माइंडसेट है वो डिजिटली इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ललित की ओर रुख करेंगे। ललित, अब बता रहे थे सुरक्षा के बारे में, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी ये पिछला जो पूरा महीना रहा उसमें जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हुई, सुरक्षा पर सवाल उठ गए, ऐसे में इलेक्शन कमीशन के लिए आने वाले समय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करा पाना पंजाब में क्या आसान होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि खास तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और तमाम जो सीमाएं हैं पंजाब की वो बॉर्डर के साथ लगती है। और खास तौर पर पिछले 6 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो 43 बार ड्रोन देखे गए हैं, तो उसके बाद से काफी न काफी जो संकट है वो जरूर बढ़ गया है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव को बहुत ही आसानी से वहां पर करा दिया जाए। लेकिन चुनौती जरूर है, क्योंकि एक तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो चूक हुई उसके बाद से लगातार छींटाकशी है वो लगातार चल रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी खास तौर पर पंजाब में देखी गई है। और अगर मैं पिछले 2 से 3 दिनों की बात करूं तो अमृतसर में जिस तरह से विदेशी फ्लाइट से वहां पर लोग पहुंचे थे, तो उससे वहां पर जो ओमिक्रॉन या फिर हम बात करें कोरोना केसेस है उसकी संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि चुनाव होने हैं, 14 फरवरी को जो डेट है वो फाइनल कर दी गई है, 10 तारीख को रिजल्ट आने, तो इसलिए अब सबसे बड़ी जो चुनौती है कि वोटर किस तरह से उनको रुझाया जाएगा, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां किस तरह से डिजिटल मोड पर जाएगी, उसको लेकर लगातार जो चुनौती है वो बिल्कुल आप सब हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया, प्रतिक्रिया घोषणाएं की, उसके बाद तमाम पार्टियों के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो हमारे पास आई है, एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं। We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters, and third, the maximum voter participation. यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। So therefore यकीन होना चाहिए। We should have a yaqeen, we should have a faith, we should have a absolutely belief that we can pass through this particular pandemic also through our safety measures, through our proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely
into this election process, as has been done in earlier past elections also. तो सुशील चंद्रा को आपने सुना, वो कह रहे थे किस आपकी जनभागिता की बात कर रहे थे कि यकीन होना अपनी संस्था पर, अपने देश पर बहुत ज़रूरी है। अगर यकीन हो तो बहुत एकदम सरल तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी संवाददाता जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, शिल्पी। जो सुशील चंद्रा बता रहे थे कि जनभागिता जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी प्रक्रिया को संपन्न कराने में, और खासकर चुनाव में अगर जनभागिता का सपोर्ट मिले चुनाव आयोग को तो बहुत आसानी से ये जो चुनाव है वो करा लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र नाम ही है जन सहभागिता का, और ऐसे में अगर सहभागिता होती है, क्योंकि इस बात को सभी समझ रहे हैं कि एक चुनौती का समय है और इसको लेकर के ही ये मेजर्स किए गए हैं। क्योंकि आप देखिए कि लगातार अगर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे यही बात है। अगर वर्चुअल रैली की बात या 15 तारीख को रिव्यू की बात की गई है तो केसेस की, तो इसके पीछे भी यही बात है। अगर एक्सपेंडिचर देखिए बढ़ाया गया है, यानी चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, तो उसके पीछे यही बात है कि अगर वर्चुअली जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रचार करना हो तो उसमें खर्चा लगेगा, इसलिए उसकी सीमा बढ़ाई गई है। तो हर बात को इस बात को ही ध्यान में रख करके किया गया है कि इस बार जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के ये फैसला लिया जाए। लेकिन ये बात भी सही है कि लोगों तक उसकी सही पहुंच हो, क्योंकि सही जो जानकारी है और मतदाता के पास जो जानकारी है उस तक इसकी पहुँच होनी चाहिए। अखिलेश यादव की बात पर ज़रूर आऊँगी। जैसे सियासी पलटवार उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव से याद आया कि रैलियों को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा था। एक बार फिर से जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। चुनाव आयोग ने रैलियों को लेकर क्या कुछ कहा। Political parties shall distribute masks and sanitizers to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point. Further, rallies and meetings shall be allowed only in earmarked places and with prior permission of district administration. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons, including candidates, excluding security personnel, if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. Each political party candidate shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions, guidelines in this regard. So an undertaking will also be taken whenever any rally will be allowed. Later on, when we review the situation after 15th or something like that, only then again also these undertakings, COVID guidelines have to be strictly followed with each and every person who is involved in the campaign. तो आपने सुना चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहा था रैलियों को लेकर के। ऐसे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में महिलाओं और विकलांगों की जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होगी। मनीष, कहा है कि महिलाएं और विकलांग लोग अगर जाएं सीधे बूथ पर वोट डालने के लिए तो इससे बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। लोगों को एक बहुत मैसेज जो है वो सीधे कन्वे होता है कि आप आएं और वोट करिए। बहुत बड़ी बात थी ये। जी बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में 8 करोड़ से ज़्यादा महिला वोटर हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि महिला वोटर्स को बूथ तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। यूपी की हम बात करें तो यूपी में जो वोटिंग परसेंटेज है अगर वो 60% तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वो भी तब अब जब कोविड का दौर है, आखिरी मोमेंट्स पर रैलियां नहीं होनी है, मतलब जनता को उनके बड़े और चहेते चेहरे अपने आसपास दिखाई नहीं पड़ेंगे, उनकी बातें सीधे तौर पर सुनने को नहीं मिलेंगी, तो वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से घर से बाहर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि यूपी में सेकेंड डोज 56% के आसपास है, मतलब सेकेंड डोज बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लगी है। ये भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। बार बार हम कोविड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद ही दूसरी लहर में किस तरह से कोविड गाँवों के घरों तक पहुँचा था, चिंता वाली बात थी। फिलहाल तैयारियां सारी की गई हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से सारी तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या ये एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे? उम्मीद यही करिए कि 15 जनवरी के बाद जो रिव्यू मीटिंग हो तब तक मामले कुछ कम हो जाए, क्योंकि यूपी में खासकर चुनाव एक उत्सव की तरह है। उत्सव बनता है रैलियों से, जनसभाओं से, रोड शो से। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो वोटिंग बूथ तक
वोटर्स को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बिल्कुल मनीष, आप कह रहे हैं चुनाव हमारे देश में एक जैसे त्योहार की तरह इसे मनाया जाता है और ऐसे में रैलियों पर इस बार इतिहास में पहली बार प्रतिबंध लगा दिया गया है। 15 जनवरी तक रैलियां तमाम चुनावी पार्टियां नहीं कर पाएंगी। 15 जनवरी के बाद एक रिव्यू कमेटी होगी, रिव्यू करेगी कि कोरोना के केसेस कितने कम है, क्या रैलियां की जा सकती हैं, उसके बाद ही रैलियों पर अनुमति दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। तब तक के लिए वर्चुअली जो चुनावी पार्टियां हैं वो रैलियां कर पाएंगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा है उसकी बातचीत हम कर रहे थे। ललित का रुख कर लेंगे। ललित, हमने सुना कि जो सुशील चंद्रा थे वो कह रहे थे कि तमाम वो एहतियात कोरोना को लेकर के, चाहे वो ग्लव्स हो या फिर सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर उनके जो लोग होंगे जो वहां पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोग होंगे उनको बूस्टर डोज देने की भी बात उन्होंने की है कि बूस्टर डोज लगने के बाद ही हमारे लोग इन तमाम जगहों पर तैनात किए जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल, खास तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई तो सबसे पहले जो चीजें कही गई तो उससे क्लियर ये कि मैसेज दिया गया कि तमाम तरह के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो चुनाव करवाने पहुंचेंगे उन तमाम ऑफिसर्स को बूस्टर डोज लगवाई जाएगी, जिससे एक तरह से जो वहां पर माहौल है वो एक तरह से पूरी तरह से जो माहौल है वो कंप्लीट इस तरह से माना जाए कि वहां पर किसी को कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी जो लोग हैं, अगर वहां पर भी जो तैयारियों की बात करें तो खास तौर पर दो इंपॉर्टेंट चीजें और इलेक्शन कमीशन द्वारा कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो वहां पर उसे अलग जगह पर रखा जाएगा और उसके बाद उसे वोट करवाने की परमिशन है वो दी जाएगी। उसके साथ साथ 80 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है उन्हें बैलेट पेपर के जरिए है वो वोट अपने वोट का कास्ट कर सकेंगे। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं इस बार इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए अपने वोटर्स के लिए करवाई गई है। लेकिन खास तौर पर क्योंकि इस बार जो चुनाव है कोरोना की लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी एहतियातन तौर पर कहा गया है कि अगर रैलीज करवाई जाती है तो अपने वर्कर्स तक सैनिटाइजर, मास्क और जो कोविड प्रोटोकॉल नियम है उन तमाम नियमों का पालन अच्छे से करवाया जाए। उसके साथ साथ क्योंकि 15 तारीख तक पूरी तरह से प्रतिबंध है रैलीज पर, तो उसके बाद एक बार फिर से जो मीटिंग है उसको रिव्यू किया जाएगा और जिसके बाद जी बिल्कुल ललित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन हाजिर हो जाए।